जी, धर्मेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क हम यहां पर करेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया है, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को संगठन की जानकारी नहीं होती, मैनेजमेंट उन्हें करना नहीं आता, तो वो इससे पहले भी चुनाव नहीं जीतते। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। 2022 की हम यहाँ पर बात करें, 255 सीटें बीजेपी ने उनके नेतृत्व में ही यहाँ पर जीती हैं। उससे पहले 2017 के चुनावों में बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 225 सीटें आई हैं। तो अगर संगठनात्मक स्तर की जानकारी नहीं होती, नेतृत्व क्षमता नहीं होती, कमियां होती, तो यहां पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाती। हां, इन चुनावों में कई ऐसे मुद्दे यहां पर जरूर रहे हैं जिसका खामियाजा यहां पर बीजेपी को जरूर उठाना पड़ा है। देखिए, प्रशासन की सूझबूझ होना और प्रशासन के ऊपर सख्ती होना ये अलग बात है। पिछला चुनाव जो है वो लड़ा गया था, उसमें मौर्या साहब के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो पीछे प्रदेश अध्यक्ष थे जी। और उसमें पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और उसके बाद योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है। योगी जी ने उससे भी बढ़िया काम करके अपने को प्रूफ किया कि हाँ, वो अच्छे प्रशासक हैं और बेशक चाहे सुदूर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के एक सांसद या एक एमएलए रहे हो पहले, लेकिन उससे भी बेहतर राष्ट्रीय स्तर पर उनका व्यक्तित्व निखर के आया है उनके प्रशासन के बदौलत। लेकिन प्रशासन का बहुत अच्छा होना चुनाव जिताने की गारंटी नहीं होती। बिल्कुल, इसका जवाब हम अश्विनी जी से भी ले लेते हैं। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है कहां पर आखिर चूक हुई है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। हो सकता है कि हमारे कुछ काम जनता को पसंद ना आए हों, चूक होने के कई कारण हो सकते हैं। हम फिर से अब देखिए 10 उपचुनाव में 10 सीटों का उपचुनाव है, उसमें उन कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे और जनता के बीच में फिर से जाएंगे और उसके बाद ये चुनाव को हम एक आधार मानते हुए 27 के चुनाव को हम टारगेट करेंगे कि जो भ्रम फैलाया गया विपक्षी दलों के द्वारा, संविधान सर पर लेकर नाचने से लेकर और संविधान खतरे में है और आरक्षण गड़बड़ है, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया कि अब दलितों को भी समझ में आ गया है कि विपक्षी दल खतरे में थे, उनका संविधान खतरे में नहीं था। तो इन सब चीजों का जो नेगेटिव नैरेटिव फैलाया गया था उनको हम दूर करने का काम करेंगे और पीछे के जो भी हार के कारण है उसकी समीक्षा पार्टी कई स्तर पर कर चुकी है और आगे आने वाले दिनों पर उसका क्रियान्वयन होना है। और रही बात जहां तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, 37 सालों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और दोबारा सरकार में कोई पार्टी वापस आई तो वो उनकी एक क्षमता को ही कहा जाएगा कि जो क्षमता उनकी बेहतर निखर कर आई है। यहाँ पर वो नहीं है कि चाचा और भतीजे में जिस तरीके से लठम लठ हुआ था कि चाचा आ गए थे बस के हत्थे पर और उसके बाद चाचा की वो बुराइयां होती थी कि जो सोचिए अंततः मजबूरी में उनको मिलाना पड़ा और चाचा भतीजे का जो है एका हुआ। तो वो चीजें नहीं है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो उनके चीजों को दूर किया जाता है और फिर से सब लोग मिलकर एकजुट होकर नए तरीके से, नए जोश से फिर अगले चुनाव के लिए हम लोग लग जाते हैं, प्रदेश का विकास करने पर लग जाते हैं। आज इस बीमारू प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाने में बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह जी का जवाब इस पर ले लेते हैं। जी, शैलेंद्र जी बोल रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, उन्होंने कमियां जरूर स्वीकार की भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बड़ा तकलीफ थी उनको भारतीय जनता पार्टी हार से काफी दुखी नजर आए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछने के बजाय उन्होंने स्वीकार किया पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के साथी से नहीं कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी सरकार फेल रही, पेपर नहीं करा पाई, भ्रष्टाचार चरम पर है, आपकी सरकार फेल रही। उन्होंने समाजवादी पार्टी से पूछा कि पीडीए में अगड़े हैं कि नहीं है। डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगड़े ए से अगड़ा आदिवासी मार्जिनलाइज अगड़ा और एकदम नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हम सबको लेकर के और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि सबको लेकर के समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर के चलने का। ये भारतीय जनता पार्टी रही, कभी धर्म के आधार पर कभी जात के आधार पर तोड़ना चाहती थी, धर्म के आधार पर भटकाव की राजनीति की बात कर रहे थे। किस तरह से प्रधानमंत्री जी पिछले अपने 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के बजाय इस पर अश्विनी जी, शैलेंद्र जी दोनों जवाब देना यहाँ पर चाह रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। नहीं मेरी बात लीजिएगा। किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जनता को भटकाने का प्रयास किया, मां से मछली, मां से मटन, मां से मंगल,
प्रधानमंत्री जी की बात आएंगे धर्मेंद्र जी, आपके पास भी आएंगे, पहले इसका जवाब ले लेते हैं। जी शैलेंद्र जी बताइए। धर्मेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। हमारा आपने आरोप लगा दिया कि हम बहुत दुखी हैं बीजेपी की जीत हार से। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मुझे ना आपसे कोई राग है ना उनसे कोई द्वेष है, लेकिन मैं तो सामने से प्रश्न पूछूंगा। हमें इसलिए ही आपके चैनल पे बुलाया जाता है कि दोनों से हम प्रश्न पूछ सकें। तो मैं आप ये बताइए कि पेपर लीक के मामले में सरकार दोषी थी, है मैंने कहा, लेकिन आप फिर बरगलाने की कोशिश कर दिए कि पीडीए का मतलब ए का मतलब आगरा। आपके नेता क्या मंच पर बोलेंगे कि ए का मतलब आगरा, ए का मतलब अल्पसंख्यक है? आप फिर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बरगला नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक मुद्दे पे एक बार ही किसी को बरगला सकता है। दूसरी बात, अब आपसे मैं एक और तीखा प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या आप ये बता पाएंगे कि आपके पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से बाहर का बनने का उम्मीद रख सकता है? इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, क्योंकि आप एक ही परिवार की पार्टी, जो आज आप सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं सब एक जगह हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक ही परिवार की पार्टी हैं। क्या आप भी एक ही परिवार की पार्टी नहीं है? इस बात का मुझे जवाब चाहिए आपसे। नहीं शैलेंद्र जी, ये तो पूछिए उनसे कि मोदी जी का रिप्लेस कर रहे हैं कि नहीं, क्या हटा पाएंगे? सवाल ये नहीं, जनता चुन के भेजती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने में उनका कार्यकर्ता गर्वित महसूस करता है, उनको जनता ने भेजा, ये कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हम कह रहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बुनियादी सवाल 14, 19 और 17, 22 के जो वादे थे भारतीय जनता पार्टी जिनको नहीं पूरा की, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमसे भी पूछते हैं, उनसे भी पूछना चाहिएगा, फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं। मेरा ये कहना है कि अब जहां तक आपने सुनने की बात की पीडीए के विश्लेषण में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मार्जिनलाइज्ड, अगड़े, आदिवासी सारे लोगों को हम लेकर चलना चाहते हैं, हर वर्ग के लोग काम है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन में मंत्रियों की जात बताई थी कि नहीं बताई थी कि इतने मंत्री हमने पिछड़े बनाए, इतने दलित बताए? तो जातिवाद की राजनीति कौन कर रहा था? सवाल महत्वपूर्ण है कि चुनाव के अंदर माँ से मछली, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुजरा की बात कौन किया? सवाल यह है भैंस खोल ले जाएंगे, सवाल यह है कि आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, सवाल यह है कि पाकिस्तान वाले हैं, कपड़े से पहचाने जाते हैं। ये धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर लोगों को दूर करने का, ध्रुवीकरण करने का प्रयास किसने किया? बिल्कुल, जातीय फायदा तो तमाम राजनीतिक दल उठा रहे हैं, जातियों के आधार पर ही हर बार चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अश्विनी शाही जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनका जवाब भी यहाँ पर सुन लेते हैं। अंकिता जी देखिए, जो पार्टी ही जातिवाद के नाम पर बनी हो, MY उसका पहला नारा हो, खानदान और अपने परिवार से बाहर का अध्यक्ष और उसका सोच नहीं सकते हो कह रहे हैं, वो सवाल ही नहीं है। और हमारे लिए वो मोदी जी को हटा सकते हैं। अरे भाई, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी भी हैं, कल उनका कार्यकाल पूरा होगा तो कोई तीसरा आएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी, उनके बेटे, छीन लिया किस तरीके से उन्होंने गद्दी, जिस तरीके से औरंगजेब ने छीना था अपने पिता से, उस तरीके से छीना उन्होंने। उसके बाद अब आने वाले दिनों में इनका बेटा होगा, जिस तरीके से अब अगला दिन आएगा, आपके टर्म में नहीं बोला मैंने, आप शांत रहिए, आपका टर्म आएगा तो बोलिएगा। ये देखिए, ये तिलमिलाहट बता रही है अंकिता जी, ये तिलमिलाहट बता रही है कि इन चोट घाव बहुत गंभीर लगी है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यकर्ता हैं। अब धर्मेंद्र सिंह कभी भी सोच नहीं सकते हैं कि हम ये अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्थिति तो अभी बीजेपी में भी गंभीर बनी हुई है। अश्विनी जी, आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार यहाँ पर नजर आ रही है? एक छोटा सा रिएक्शन, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, उपचुनावों को लेकर बीजेपी कितना तैयार नजर आ रही है, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है उसे देखते हुए? हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, ये विचलन बता रहा है, ये जिस तरीके से चिल्ला रहे थे हमारे टर्म पर, ये बता रहा है कि घाव गंभीर है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये कार्यकर्ता हैं, नेता कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के संगठन के बलबूते पर, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर से दोगुने उत्साह से जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है और इन झूठे भ्रष्टाचारियों के उसका पर्दाफाश करेगी कि कहीं ना आरक्षण जा रहा है और न कहीं संविधान खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि आगामी अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह की तैयारी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार के कारण यहाँ पर गिनाए गए हैं तमाम समस्याएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यहाँ पर रखी गई है भूपेंद्र चौधरी की तरफ से, उस तमाम समस्याओं से पार पाकर बीजेपी आगे किस तरह के कदम उठाती है, ये भी देखना
दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए।